हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो आइए स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपका आपके अपने केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल ई रसायन पर। आज के सेशन में बच्चों हम लोग देखने वाले हैं लिमिटेशंस। किसकी लिमिटेशंस? जो कि हम लोग लास्ट सेशन में कर रहे थे अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की वेव थ्योरी। तो बच्चों लिमिटेशंस यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं, ना कि ड्रॉबैक। तो ड्रॉबैक और लिमिटेशंस में हम लोग पहले ही डिफरेंस देख चुके हैं कि जो हमारे लिमिटेशंस होते हैं वो क्या होते हैं। जब भी कोई थ्योरी होती है बच्चों, अपनी थ्योरी में कोई पॉइंट्स मिस कर जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं लिमिटेशन। जबकि अगर उस थ्योरी में कोई पॉइंट गलत साबित होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ड्रॉबैक। तो यहाँ पर हम लोग बात करने जा रहे हैं लिमिटेशंस की, ना कि ड्रॉबैक की। यानी जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है वो वेव नेचर शो करता है, लेकिन इसके साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो वेव नेचर शो करता था वो कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर सका बच्चों। तो आज देखते हैं कौन कौन सी चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाया हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी और कौन सी चीज़ों को हमारा एक्सप्लेन नहीं कर सका। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी बच्चों अपने वेव नेचर से लाइट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करता है। जैसे हमारी एक प्रॉपर्टी होती है डिफ्रैक्शन, या फिर हम लोग बात करें इंटरफेरेंस। ये दोनों प्रॉपर्टी होती हैं हमारी जो लाइट शो करती है, और इन दोनों प्रॉपर्टीज को हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की वेव नेचर है वो हमारी सक्सेसफुली यहाँ पर बताता है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। सो क्या होता है डिफ्रैक्शन? जब भी हमारी कोई लाइट होती है और किसी ऐसे सोर्स से टकराती है जहाँ पर उसके जो एजेस हैं वो कैसे हैं? शार्प एजेस हैं। शार्प एजेस में बच्चों हम लोग मान सकते हैं जैसे हमारी ब्लेड होती है तो ब्लेड के जो एज होते हैं वो शार्प होते हैं। ऐसे शार्प एज से अगर कोई हमारी रेडिएशन जो होती है वो रेडिएशन क्या करती है? टकराती है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर बेंडिंग ऑफ लाइट, यानी बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड शार्प कॉर्नर्स। तो यहाँ पर जो हमारी लाइट की बेंडिंग हो रही है उस शार्प कॉर्नर की वजह से, इसकी वजह से क्या होता है यहाँ पर बच्चों एक डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस मिलते हैं, यानी एक पैटर्न मिलता है यहाँ पर, उसको हम लोग बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये जो नेचर है वो हमारा वेव नेचर है, वो इसको अच्छे से डिस्क्राइब करता है इस फिनोमिना को। अब हम लोग बात करते हैं इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस क्या होता है? इंटरफेरेंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो अगर हम लोग किसी वेव को देखते हैं तो इस वेव के साथ अगर कोई दूसरी वेव, अगर कोई दूसरी वेव इस तरीके से चल रही है, तो जब बच्चों कोई भी दो वेव मिलती हैं और उनके जो फेजेस होते हैं, यानी अगर क्रेस्ट के साथ क्रेस्ट और ट्रफ के साथ ट्रफ मिलता है तो एक नई हमारी वेव मिलती है जिसका जो हमारा एम्पलीट्यूड होता है वो क्या हो जाता है? वो बढ़ जाता है, यानी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की वेव हमको यहाँ पर मिलती है। तो इसको बोलते हैं बच्चों कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इस तरीके से अगर हमारे पास कोई वेव है और दूसरी वेव अगर इस तरीके से हमारे पास इंटरफेरेंस करती है, यानी इंटरफेरेंस यहाँ पर हो रहा है, लेकिन एक का क्रेस्ट और एक का ट्रफ यानी जो फेजेस हैं वो डिफरेंट है, तो इस तरीके से जो हमारी नई वेव मिलेगी उसका जो हमारा एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा? वो मिनिमम होगा। तो इस तरीके की हमारे इंटरफेरेंस को बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव। तो दो तरीके का इंटरफेरेंस होता है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। तो कंस्ट्रक्टिव में हमारी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की मिलती है और डिस्ट्रक्टिव में मिनिमम एम्पलीट्यूड की हमारी वेव फॉर्म होती है। तो बच्चों एक एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं इस इंटरफेरेंस को। जब भी अगर हम लोग बात करते हैं किसी ब्रिज की, तो ब्रिज पर बच्चों हमारी जो स्पीड लिमिट होती है वो बहुत ही ध्यान रखनी पड़ती है, क्योंकि अगर बहुत ही स्पीड से अगर कोई व्हीकल या फिर बहुत सारे लोग एक साथ निकलते हैं तो क्या होता है बच्चों, वहाँ अगर जो बहुत सारे लोग अगर एक साथ निकलते हैं ब्रिज पर तो क्या होता है, उनकी जो वाइब्रेशंस हैं, उनकी जो
वेव्स हैं वो अगर बहुत ज़्यादा हुई और उस ब्रिज की वेव से वो क्या हो गया, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाता है, तो जो हमारा नई वेव फॉर्म होती है उसका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये है कि जो हमारा ब्रिज होगा उसके जो वाइब्रेशंस होंगे वो बहुत ज़्यादा होने लगेंगे ड्यू टू द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और इसको बोलते हैं, इस फिनोमिना को बोलते हैं बच्चों रिजोनेंस। तो इसलिए हमारी जो ब्रिज पे हमारी जो स्पीड होती है वो बहुत ही लिमिट होती है, और एक साथ जैसे हमारी कॉन्वॉय निकलता है, जो हमारे सैनिक होते हैं, इसीलिए बच्चों जो हमारे आर्मी पर्सन्स होते हैं, हमारे जो सैनिक होते हैं, वो एक साथ हमारे जो ब्रिजेस होते हैं उस पर मार्च नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकता है और ब्रिज का वाइब्रेशन बहुत ही बढ़ सकता है, जिससे कि हमारा ब्रिज क्या हो सकता है, वो टूट सकता है। तो यहाँ पर जो हमारा इंटरफेरेंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इंटरफेरेंस किसे कहते हैं और डिफ्रैक्शन किसे कहते हैं। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं लाइट की, वो बच्चों ईजिली समझ में आती हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का वेव नेचर है उसकी हेल्प से हम लोग आसानी से ये दोनों प्रॉपर्टीज़ को समझ सकते हैं। बट यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जिनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के वेव नेचर से समझा नहीं जा सकता। तो आइए बच्चों देखते हैं कि वो कौन सी हमारे पॉइंट्स हैं। सो ये दोनों डिस्क्राइब होते हैं हमारे वेव नेचर से, किसके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के वेव नेचर्स के थ्रू। फिर हम लोगों का जो पॉइंट आता है, जो पहला पॉइंट आता है वो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन ये क्या होता है बच्चों? तो हमारा जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है वो एक हमारा किस तरीके का है, स्टैंडर्ड बॉडी होती है, जिसमें हम लोग मानते हैं कि ये क्या करता है, 100% हमारा क्या करता है बच्चों, एब्जॉर्प्शन करता है। यानी एक ऐसी कोई बॉडी जहां पर 100% एब्जॉर्प्शन होता है और 100% ही क्या होगा, इमिशन होगा। यानी जो बॉडी 100% कोई भी रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगी तो वो क्या करेगी, उसी फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन को क्या करेगी बच्चों, इमिट भी करेगी। यहाँ पर जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में जब डिटेल्ड क्लास में पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि किस तरीके का फिनोमिना होता है हमारे किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट में, जिसे हम लोग बोलते हैं ब्लैक बॉडी। तो इस ब्लैक बॉडी को एक्सप्लेन नहीं कर सका हमारा कौन सा, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सेकंड बच्चों आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है बच्चों? यहां पर अगर कोई मेटल सरफेस है, अगर इस मेटल सरफेस पे अगर हम लोग कोई रेडिएशन डालते हैं तो यहां से मेटल सरफेस से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए। जब ये फिनोमिना देखा गया कि अगर किसी मेटल सरफेस पे कोई रेडिएशन इम्पैक्ट करती है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, इजेक्ट हो रहे हैं, यानी इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है हमारा सरफेस ऑफ मेटल। तो बच्चों इस फिनोमिना को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अगर कोई वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव नेचर शो करता है तो हमारा यहाँ पर किसी मेटल सरफेस पे इतना इम्पैक्ट नहीं डाल सकता कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, इजेक्ट हो जाए। इसका मतलब है जो ये हमारी वेव है ये भी पार्टिकल नेचर शो करती होगी। तो इस वजह से जो हमारी वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो यहाँ पर बच्चों ये दूसरा पॉइंट है जिससे हमारा पता चलता है कि हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो केवल वेव नेचर नहीं शो करता। अब देखते हैं बच्चों हमारा जो थर्ड पॉइंट है, जिससे कि हमको पता चला कि हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो वेव नेचर अकेला शो नहीं करता। थर्ड पॉइंट बोलता है हमारा वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड एज अ फंक्शन ऑफ
टेम्परेचर। मीनिंग बच्चों, वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड एज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। यानी सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड क्या होता है। अगर बच्चों हम लोग मानते हैं कि ये हमारा कोई सॉलिड है, सॉलिड में एटम हमारे पास पास होंगे, तो इस सॉलिड का मान लीजिए टेम्परेचर है हमारा बच्चों 20 डिग्री सेल्सियस। तो इस सॉलिड का टेम्परेचर जो है, उस टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है। यानी हमको कितना करना है, 21 डिग्री सेंटीग्रेड करना है। तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायरमेंट होगी, यानी क्या होगा, अमाउंट ऑफ हीट जितनी भी रिक्वायर होगी, किसके लिए, 20 से 21 करने में, यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड रेज करने में, उस अमाउंट ऑफ हीट को बोलते हैं बच्चों हीट कैपेसिटी उस सॉलिड की। तो यहां पर बोल रहे हैं कि जो हमारी अमाउंट ऑफ हीट है यानी हीट कैपेसिटी है, वो वेरी करती है अगर हम लोग टेम्परेचर को वेरी करें। तो टेम्परेचर को वेरी करने पर, तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये जो अमाउंट ऑफ हीट है यानी अमाउंट ऑफ रेडिएशन है किसी भी टेम्परेचर के दौरान, तो वो ऐसा क्या करता है जिससे कि हमारा यहाँ पर 1 डिग्री यहाँ पर रेज हो रहा है। तो बच्चों यहाँ पर क्या है कि अगर कोई हमारे पास रेडिएशन जाता है, तो क्योंकि ये हमारा मूव तो नहीं कर पाएंगे, ये जो एटम है ये क्या कर सकते हैं, केवल ऑसिलेट कर सकते हैं। किससे, क्योंकि एक मेन पोजीशन पे ही यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये वाइब्रेट कर सकते हैं या फिर ऑसिलेट कर सकते हैं। तो ऑसिलेट करने के बाद इसका जो टेम्परेचर होता है वो 1 डिग्री बढ़ सकता है। तो ये जो हमारा अमाउंट ऑफ हीट है ये बार बार वेरी क्यों कर रहा है हमारा टेम्परेचर के बढ़ने पर। तो इसका मतलब हमारा ये है कि यहाँ पर कोई भी पार्टिकल नेचर प्रेजेंट हो सकता है, पार्टिकल नेचर प्रेजेंट हो सकता है जिससे कि ये क्या करेगा, इसको वाइब्रेट कराने में अलग अलग तरीके से वाइब्रेट करेगा, जिससे कि हमारा क्या होगा, हीट कैपेसिटी में, अमाउंट ऑफ हीट में वेरिएशन आएगा टेम्परेचर के वेरिएशन करने पर। सो यहाँ पर भी बच्चों हमारा जो वेव नेचर था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, वो अकेला इस फिनोमिना को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसके बाद हमारा जो लास्ट पॉइंट है जिससे कि हमको पता चलता है कि हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो पार्टिकल नेचर भी हो सकता है, वो हमारा क्या था। तो लास्ट पॉइंट है हमारा लास्ट पॉइंट है हमारा लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम। स्पेशल केस में है हाइड्रोजन के, यहाँ पर किस रेफरेंस में है, हाइड्रोजन के रेफरेंस में हमारा लाइन स्पेक्ट्रा की जब बात की गई, तो वहाँ पर भी बच्चों इसी तरीके का हमारा क्या हुआ, जो लाइन स्पेक्ट्रा आया वो बहुत सारी लाइंस वहाँ पर शो हुई। जबकि हमें क्या होना चाहिए, अगर ये केवल वेव नेचर का होता तो हमारा जो एटम्स हैं वो जितना ही हमारा एब्जॉर्ब करता उतना ही इमिट कर देता, और हमारी जो लाइन आनी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी केवल एक लाइन। बट वहाँ पर हमारी बहुत सारी लाइन को शो कर रहा था हमारा जो लाइन स्पेक्ट्रा है इन केस ऑफ हाइड्रोजन। तो इसका मतलब पता चलता है बच्चों कि हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो केवल वेव नेचर शो नहीं करता है। उसकी लिमिटेशन ये आती है कि यहाँ पर हमारे पास वेव नेचर के साथ साथ हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो पार्टिकल नेचर भी हो सकता है। सो अब हम लोग बच्चों अपने नेक्स्ट सेशन में ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और भी जो हमारे पार्टिकल नेचर को शो करता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसका हम लोग साक्ष्य लेके आएंगे। तो हम लोग मिलते हैं बच्चों अब अपने नेक्स्ट सेशन में। और अगर आप लोगों ने वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल देन बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट सेशन।